बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका सब्जेक्ट है एप्रोप्रिएशन, रीएप्रोप्रिएशन, सप्लीमेंट्री ग्रांट। और मैं ये आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर बता दूं कि पहले जब हम बजटिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो मुझे आइडिया था कि हम बजट के रेलेवेंट कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। तो इन फैक्ट वो इसलिए छोड़ रहा था कि जब हम एप्रोप्रिएशन, रीएप्रोप्रिएशन या सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में बात करेंगे तो वो बजट का जो हिस्सा जो हमें पढ़ना चाहिए वो इसके साथ अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो इस टॉपिक की यानी कि एप्रोप्रिएशन, रीएप्रोप्रिएशन की भी आपको अच्छी समझ आएगी और साथ में हमारा वो पार्ट भी कवर हो जाएगा। अब अगर इस टॉपिक में उसके साथ पढ़ देता तो फिर हमारा एप्रोप्रिएशन और रीएप्रोप्रिएशन का पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता, लेकिन इसलिए मैंने उसको कट शार्ट किया था क्योंकि वो टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा हो रहा था। तो एक ब्रेक आई, अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो आप की जो चीज़ें मैक्सिमम हमने बजट के बारे में उसमें पढ़ ली थी तो अब कुछ रिपीट होती हैं। तो जो हम ये अभी पढ़ने लगे हैं ये सेगमेंट एप्रोप्रिएशन, रीएप्रोप्रिएशन, सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये जनरल फिनेंशियल रूल्स में है। गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं फाइनेंस के रेलेवेंट उनको जनरल फिनेंशियल रूल्स कहते हैं। उन्हीं में से हम जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 62 है, इसकी मैं साथ रीडिंग करूंगा और सिंपल आपको बता दिया करूंगा कि इसमें क्या बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है। इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होंगी जो आपकी समझ में नहीं आएंगी कि क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं जो डिपार्टमेंट्स में हो रही होती हैं और थ्योरी में वो चीज़ें समझ आना ज़रूरी नहीं है। तो मैं सिंपल आपको उसका लॉजिक बता दूंगा कि इसमें बात क्या की गई है। ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यूज़, receipts and expenditure of the federal government together with all other receipts and disbursement of the federal government arising both in and outside Pakistan is prepared by Finance Division and presented to the legislature as required by the Article 80 of the Constitution. This statement is referred to as annual budget statement. This statement along with the book of demands for grant and appropriation is generally known as budget. अब यहाँ पे सिंपल एक बात लिखी गई है कि जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यूज़ होते हैं वो कौन प्लान करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस डिवीज़न। फाइनेंस डिवीज़न का ये काम होता है कि जितने रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स होने हैं या जो अराइज होंगे वो किसने प्लान करने होते हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस डिवीज़न ने करना होता है। और बनाने के बाद वो जितने रेवेन्यूज़ इकट्ठे करने हैं या जितने एक्सपेंडिचर इनकर करने हैं वो एक स्टेटमेंट बनाने के बाद वो लेजिस्लेचर यानी कि कौमी असम्बली में पेश करता है। कौन? फाइनेंस डिवीज़न ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये किस आर्टिकल के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 80 के ज़रिए यानी कि वो लेजिस्लेचर से पास करवाने के लिए कौमी असम्बली में लेके जाएगी, सेनेट से मंजूरी लेगी। और इस स्टेटमेंट को ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस डिवीज़न पुट करती है इसको क्या कहते हैं? दिस स्टेटमेंट इज़ रेफर टू एज द एनुअल बजट स्टेटमेंट। जब ये जो होती है पेश की जाती है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं इसको एनुअल बजट स्टेटमेंट ABS कहते हैं। दिस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द बुक ऑफ डिमांड्स एंड ग्रांट्स एंड एप्रोप्रिएशन इज जनरली नोन एज बजट। जब इसके साथ डिमांड्स और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और एप्रोप्रिएशंस की बुक साथ मिलाई जाती है तो उसको ओवरऑल बजट कहते हैं। तो एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होती है? रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर की जितनी एक स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंस डिवीज़न लेजिस्लेचर में पुट करती है आर्टिकल 80 के ज़रिए ताकि उसकी मंजूरी ली जाए, उसको कहते हैं ABS यानी कि एनुअल बजट स्टेटमेंट। और उसी वक्त कुछ ग्रांट्स और एप्रोप्रिएशन की मंजूरी के लिए भी बुक्स साथ रखी जाती हैं। तो उन सब को मिला के हम क्या कहते हैं? ओवरऑल बजट। तो सिंपल इसमें ये बात की गई। इसके बाद सेक्शन 63 है द प्रपोजल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद द वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट आर सबमिटेड टू द वोट ऑफ द लेजिस्लेचर इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब आपके पास जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करती है या जो गवर्नमेंट के इदारे एक्सपेंडिचर करते हैं, दो किस्म के एक्सपेंडिचर इनकर करना गवर्नमेंट के मैंडेट में होता है। एक तो वो फ़ंड जिनकी अथराइजेशन, फ़ंड अब दो किस्म के होते हैं, एक चार्जेबल और दूसरे वोटेड। वोटेड कौन से होते हैं? जो गवर्नमेंट आवाम से पैसा इकट्ठा करती है, टैक्सेस, फीसेस, फाइन्स और इस तरह के मुख्तलिफ मद में, तो उसको कहते हैं वोटेड फंड्स। और उनको अगर आपने एक्सपेंड करना है, उनमें से कुछ आपने खर्चे करने हैं, तो आपने
कौमी असम्बली यानी कि कानून साज जो बॉडी है उससे आपने अप्रूवल लेनी होती है, उसको वोटेड फंड्स कहते हैं। और जिनके जो चार्ज होते हैं उनके लिए मंजूरी लेना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि वो स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमने इंकर करना ही होता है। वो भी हम फर्दर आगे चल के पढ़ेंगे कि चार्ज एक्सपेंडिचर की कौन कौन सी किस्में हैं। और वोटेड एक्सपेंडिचर की सिंपल आपको ये बता दूं कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी यानी कि गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के इदारे लोगों से टैक्स की शक्ल में, फ़ीस की शक्ल में पैसा इकट्ठा करते हैं और उनके फिर फर्दर जो जब एक्सपेंडिचर इंकर करना होता है तो उसके लिए वोट लेते हैं। कौमी असम्बली में उस बिल, फाइनेंस के बिल पे मंजूरी ली जाती है वोट काउंट करने के बाद, मतलब उसकी जो है उसकी वोटिंग होती है कौमी असम्बली में। सिंपल इसके ये लॉजिक है। द डिटेल्ड एस्टीमेट प्रेजेंटेड इन सपोर्ट ऑफ ईच डिमांड इंक्लूड प्रोविजन फॉर बोथ फॉर वोटेबल एंड नॉन वोटेबल चार्ज एक्सपेंडिचर, यानी कि जो नॉन वोटेबल है उसको क्या कहते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर, और जो वोटेबल है उसको तो वोटेबल कहते हैं, जो लेजिस्लेचर से वोट आपने लेना था। दो द टू क्लासेस ऑफ एक्सपेंडिचर आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। इन दोनों में जो क्लासेस हैं इनके डिस्टिंग्विश किया जाता है। द चार्ज एक्सपेंडिचर कंप्राइजेज द फॉलोइंग। अब जो चार्ज एक्सपेंडिचर हैं जिनका कौमी असम्बली में पुट करना ज़रूरी नहीं है और जिन पे वोटिंग करवाना कौमी असम्बली में ज़रूरी नहीं है, वो कौन कौन से हैं वो अभी हम डिटेल पढ़ने लगे। सबसे पहला द रिमनरेशन पेएबल टू द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, यानी कि जो प्रेसिडेंट है और उसके जो ऑफिस के रेलिवेंट जितने एक्सपेंडिचर हैं वो चार्ज हैं, उनके लिए वोटिंग करवाना ज़रूरी नहीं होता या कौमी असम्बली से मंजूरी करवाना ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा द रिमनरेशन पेएबल टू, ये जो नीचे किस्में दी गई हैं उनको भी जो आप रिमनरेशन देते हैं, रिमनरेशन का मतलब वो जो सर्विसेज के बदले में आप उनको मुआवजा देते हैं। सबसे पहले द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को जो तनख्वाहें वगैरह मिलती हैं या उनको जो सहूलियात मिलती हैं उन पे भी वोट करवाना ज़रूरी नहीं है, ना होता है। द चीफ इलेक्शन कमीशन, ये भी एक सोल बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, इसके भी जो खर्चे हैं वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर से इंकर किए जाते हैं। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट, सेनेट के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है उसके भी खर्चे, और स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली उसके भी खर्चे, और जो ऑडिटर जनरल है इसके भी जितने खर्चे हैं वो सारे के सारे चार्ज हेड से कवर किए जाते हैं, उनके लिए वोटिंग नहीं की जाती। इसके बाद नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन पेएबल टू द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जितने अफसर्स हैं या जितने सर्वेंट्स हैं उनको भी चार्ज एक्सपेंडिचर से पे किया जाता है। द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑडिटर जनरल एंड द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ द सेनेट एंड नेशनल असम्बली, और जो सेनेट का सेक्रेटेरिएट और नेशनल असम्बली का सेक्रेटेरिएट है। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सुप्रीम कोर्ट के अफसर्स और ऑडिटर जनरल के जो स्टाफ के जितने भी खर्चे हैं ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर से पे किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल डेट चार्जेस फॉर विच द फेडरल गवर्नमेंट इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग एंड चार्जेस, सिंकिंग फंड चार्जेस, द रिपेमेंट और अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड अदर एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द रेजिंग ऑफ लोन्स एंड द सर्विस एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। अब अगर गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की उसने कर्जे लिए हुए हैं, किससे कर्जे लिए हुए हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से भी हो सकते हैं, फॉरेन एजेंसी से भी हो सकते हैं, मुल्की जो इदारे हैं उनसे भी हो सकते हैं। तो जितने भी डेट्स लिए होंगे और डेट्स पे जितना इंटरेस्ट पे करना होगा प्लस जो डेट्स की आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है एनुअली, वो सारी की सारी चार्ज एक्सपेंडिचर पे से पे की जाएंगी, उनके लिए भी कोई वोट नहीं होगा। इसके अलावा सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट डिग्री और अवार्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। अगर पाकिस्तान पे कोई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, पाकिस्तान की मुल्क पे कोई केस कर देता है किसी और अदालत में, जैसे ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई मामला मुल्की लेवल पे कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है, तो उस पे अगर कोई जाके केस कर देता है किसी बड़ी अदालत में, तो उस पे ऑब्लिगेशन अगर कोई पेनल्टी डाल दी जाए पाकिस्तान पे, तो वो भी जहाँ से मीट किया जाएगा वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर से मीट किया जाएगा। इसके अलावा सम्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग लोन्स टू द प्रोविंसेस, सूबे जो हैं उनको अगर लोन देने हो तो वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर से दिए जाएंगे। इसके अलावा सम्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ग्रांट इन एड फॉर द
रेवेन्यूज़ ऑफ द प्रोविंसेस बाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर कर दे तो सूबों को जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट हो रहे थे उसमें कुछ ग्रांट अगर आपने देनी है तो वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर से देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है एनी अदर सम्स डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट जो है कोई बिल पास कर देती है, एक्ट पास कर देती है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज एक्सपेंडिचर से मीट किया जाएगा तो वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर से मीट किया जाएगा। नोट, रिमनरेशन अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स सैलरी एंड पेंशन। अब ये बात जो याद रखने वाली क्वेश्चन बनता भी है कि रिमनरेशन में क्या क्या चीज़ शामिल होती है, उसमें दो चीज़ें शामिल होती है, एक सैलरी और एक पेंशन। नेक्स्ट सेक्शन है 64। द फॉर्म ऑफ द बजट एंड डिमांड्स फॉर द ग्रांट्स इज लेड डाउन बाय द फाइनेंस डिवीजन एंड नो अल्ट्रेशन ऑफ अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन कैन बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ दैट डिवीजन। तो जो क्लास है या उनकी सेग्रीगेशन है या जो उनकी पार्टीशन है वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बाकी जो है फाइनेंस डिवीजन, तो फाइनेंस डिवीजन के इस अरेंजमेंट को कोई भी चेंज नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो खुद ही फाइनेंस डिवीजन उसको चेंज करे। सेक्शन 65 है द मटेरियल ऑन विच द बजट एंड डिमांड फॉर ग्रांट्स आर बेस्ड इज ऑब्टेन्ड बाय द फाइनेंस डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट। तो ये जो मटेरियल है जिस बेस पे ये सारे एस्टिमेट करते हैं, ये क्या कहता है, फाइनेंस डिवीजन जो है एक डिटेल मंगवाती है किससे, जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको फ़ंड चाहिए होते हैं उनसे। सबमिटेड बाय द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एटसेट्रा हु इन देयर टर्न डिपेंड फॉर द मटेरियल ऑन द हेड्स ऑफ द ऑफिसेज एंड अदर ऑफिसेज हु कलेक्ट द रेवेन्यूज़ टू इनकर द एक्सपेंडिचर। वो हेड जो अपने रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने के लिए दूसरी डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वो दूसरी जो डिपार्टमेंट जिन पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिपेंड कर रहा होता है रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने के लिए, तो उनकी डिटेल्ड एक्सपेंडिचर भी वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेजते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट आगे फाइनेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजता है, तो वो आगे एस्टिमेट बनाते हैं। इसके बाद द अकाउंटेंट जनरल इज़ रिस्पॉन्सिबल for rendering such assistance in the preparation, check and the consolidation of budget estimates and demands for grants as may be required by the finance division in consultation with the auditor general। तो ऑडिटर जनरल के साथ मिलके अकाउंटेंट जनरल जो है वो असिस्टेंस करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कि वो जितनी भी अपनी बजट और कैलकुलेशन करनी हो तो वो उनकी असिस्टेंस करेगा, जो एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी वो देगा। सेक्शन 66 है ऑल एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द बजट आर फॉर द फिनेंशियल ईयर। तो जितने भी ये एस्टिमेट लगाए जाते हैं या जितनी कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की जाती है, ये सिर्फ किसको टारगेट किया जाता है, एक फिनेंशियल ईयर के लिए बनाई जाती हैं। पार्ट 2 है जी प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट्स जनरल प्रोसीजर फॉर एस्टिमेटिंग। मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आपको ग्रांट देनी होती है, और किसको ग्रांट देनी होती है, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को। अब उन डिपार्टमेंट्स ने अपने अंदाजे लगाने होते हैं, इस्टीमेट लगाने होते हैं कि हमने आने वाले इस पीरियड में जो हमारा रिमेनिंग है या अगले आने वाले साल में हमें कितने फ़ंड चाहिए। तो ये इसको क्या कहते हैं, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट, यानी कि जो आपके आने वाले वक्त में खर्चे होंगे वो अंदाजे आपने एक डिटेल भेजनी है, और इसका जो प्रोसीजर है एस्टिमेट करने का तो वो दिया गया है। सेक्शन 67 है एक्सेप्ट इन केसेस इन विच गवर्नमेंट हैज़ एक्सप्रेसली डायरेक्टेड अदरवाइज डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी प्रिपेयर्ड इन 2 पार्ट्स। अगर कोई जो फेडरल गवर्नमेंट है अगर वो खुद ना कोई हिदायत दे दे तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू के जो एस्टिमेट्स होते हैं एक डिपार्टमेंट के, वो 2 हिस्सों में बनाए जाते हैं। क्या क्या, पार्ट 1 में क्या होता है, रिलेटिंग टू स्टैंडिंग चार्जेस विच दो दे मे वेरी फ्राम ईयर टू ईयर आर नेवरदलेस नॉट डिपेंडेंट अपॉन द वोल्यूशन ऑफ द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ सच चार्जेस आर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स both officers and staff, travelling and other fixed allowances and ordinary contingent expenditure। तो इसमें होता है स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है कि जो आपको खर्चे मीट करने ही होते हैं, वो वेरिएशन तो हो सकती है लेकिन आपको वो खर्चे पे करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसमें आपकी जो डिपार्टमेंट के जितने अफसर और स्टाफ होगा उसको आपने सैलरीज देनी है, तो वो आपने देनी ही है, अगले साल फिर भी देनी है आपने। लेकिन वेरिएशन क्या हो जाएगी, इस साल में अगर कोई अलाउंस नहीं है और बजट में कोई अलाउंस शामिल हो जाए आने वाले साल के लिए, वो स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर तो रहेगा लेकिन बढ़ जाएगा। अब फर्ज किया इस साल में 10 लाख था तो अगले साल में हो सकता है कि वो 12 लाख हो जाए,
लेकिन वो खर्चा रहेगा ज़रूर। तो इस तरह के जो होते हैं वो पार्ट 1 में आते हैं, जो स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते या जिनमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। दूसरा पार्ट में क्या क्या होता है, रिलेटिंग टू फ्रेश चार्जेस, यानी कि अगर आपने जो पहले बजट बनाया था उसमें कोई आइटम नहीं था और आपके डिपार्टमेंट में कोई चेंज हुई, तो आपने एक फ्रेश चार्जेस का एक हेड बना दिया और उसमें आपको कुछ एक्सपेंडिचर चाहिए या आपने उसके हेड में रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने, तो उसको क्या कहेंगे, रिलेटिंग टू फ्रेश चार्जेस which may include new projects of expenditure such as temporary addition to existing establishments or services facilities and organization which are either continued from year to year or on temporary basis or have been newly sanctioned and have not been provided for in the current year's budget. This applied also to the estimates of development expenditure. Special features of those estimates have been dealt with separately in these rules. तो अब आपने कोई, अगर आपने इसी बजट में कोई चीज़ शामिल नहीं की थी तो हो सकता है कि आने वाले पीरियड में आपने वो मंजूरी लेके उसके हेड में वो कुछ आपने एक्सपेंडिचर करने हो, तो वो फ्रेश हेड आपका उसमें पार्ट 2 में कैलकुलेट होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया बोथ पार्ट 1 and 2 estimate should be submitted by administrative ministry division through their financial advisor in the form of self-contained memoranda explaining the variation between अब जो है, जो पार्ट 1 जिसमें स्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, पार्ट 2 जिसमें फ्रेश एक्सपेंडिचर, इन दोनों को मिला के आपने मिनिस्ट्री या जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उसको भेजनी होती है और उसने आगे अपना जो फर्दर फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसके थ्रू एक फुल डिटेल के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजनी होता है। उसमें क्या क्या चीज़ होती है, सबसे पहला पार्ट उसमें क्या होता है कि करंट ईयर्स सैंक्शनड ग्रांट एंड द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स एज एडमिटेड। पहले में क्या होता है कि जो आपको सैंक्शन, जो आपको मंजूरी मिल गई थी, इसके अलावा रिवाइज्ड अगर कोई एस्टिमेट आपने भेजा था और एडमिट हो गया, उसकी डिटेल भी आप भेजेंगे। सेकंड में आप क्या करेंगे, द एडमिटेड बजट एस्टिमेट्स फॉर द करंट ईयर एंड दोज फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब के साल में आपने जितना आपको एडमिट कर दिया गया बजट, वो और आने वाले पीरियड के लिए जो आपका एस्टिमेट होगा वो आप भेजेंगे। सेक्शन 68 क्या कहता है, the prescribed procedure for the preparation and submission of the several classes of detailed estimate which go to make up to the budget estimate of revenues and expenditure of the government is set out in the para 69 of this chapter. Supplementary instruction for the collection of subsidiary detail and preparation and scrutiny of subsidiary estimates are contained in the code manual etc. तो इसमें कोई भी खास बात यहाँ पे नहीं लिखी गई है इस पैरा में। अच्छा जी, स्पेशल रूल्स फॉर द प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स। तो इसमें एग्जाम्पल द डिफेंस, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट एटसेट्रा आर लेड डाउन इन द डिपार्टमेंटल रेगुलेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो जो भी ये इदारे जिनकी बात की गई, डिफेंस, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ की डिपार्टमेंट, टेलीफोन की जो डिपार्टमेंट है, इनके अपने रूल, स्पेशल जो रूल्स हैं उनके ज़रिए वो अपने जो है एस्टिमेट वगैरह सबमिट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर। ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है, नॉन डेवलपमेंटल। नॉन डेवलपमेंटल का मतलब क्या होता है, जिनमें आप डेवलपमेंट का कोई काम नहीं कर रहे होते बल्कि डे टू डे डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही थी। तो ये क्या होता है, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर। तो आपने उन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट कैसे लगाना है उसका एक प्रोसीजर हम इन आने वाले 2-4 पैराग्राफ में पढ़ते हैं। 69 सेक्शन कहता है द डिटेल्ड एस्टिमेट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन फॉर्म्स अप्लाइड बाय द अकाउंट्स ऑफिस विच कंटेन सेपरेट कॉलम्स टू शो। अब जो किस फॉर्म पे ये आपने एस्टिमेट भेजना होता है, जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं करंट नेचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के, वो एक फॉर्म दिया जाता है। कौन था वो, अकाउंट ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है। उस पैटर्न पे आपने अपने एस्टिमेट भेजने होते हैं। उस पहले हिस्से में क्या होगा, द सब हेड एंड डिटेल्ड हेड्स ऑफ द एस्टिमेट्स। एक मेन हेड होता है जैसे सैलरी का है या जो एम्प्लॉय रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के, आगे उसकी फर्दर डिटेल है, अफसर्स हैं, पेंशन है, ग्रेचुटी है, बेसिक पे है, एजुकेशन स्टेपमेंट है या फलाना फलाना ढिमकाना जितनी भी है, एक मेन हेड होता है, उसके फर्दर सब हेड होते हैं जिनकी डिटेल आगे दी होती है। उस डिटेल के साथ आपने एक फॉर्म पूरे फिल करने होते हैं और उन पे आपने डिटेल लेके भेजनी होती है। सेकंड में आपने क्या लिखना होता है, द एक्चुअल ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स अंडर ईच डिटेल्ड हेड ऑफ और सब हेड।
जो आपका डिटेल हेड है, मेन हेड है, सब हेड है, उसकी डिटेल जो है पिछले 3 साल में, गुज़श्ता 3 साल में जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ वो आप डिटेल भेजेंगे। तीसरे में क्या है, द बजट एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर। तो अब जो चल रहा है साल, उसके लिए आप एस्टिमेट भेजेंगे एक्चुअल पिछले 3 साल का, और जो करंट ईयर चल रहा है उसका एस्टिमेट, करंट ईयर का भी एस्टिमेट आप भेजेंगे। चौथे नंबर पे है एक्चुअल फॉर द लास्ट 8 months ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड फर्स्ट 4 months ऑफ द करंट ईयर, के पिछले 8 साल के पिछले 8 महीनों में और इस साल के 4 महीनों का भी आपने क्या करना था, एक्चुअल फॉर द लास्ट 8 months, प्रीवियस मंथ, और जो है साल के पहले 4 महीने। अब इसमें एक लॉजिक है, वो डेवलप करेंगे तो आपको समझ बहुत क्लियर आ जाएगी। अगले 3-4 जो हम पेज पढ़ेंगे कि पहले जो गवर्नमेंट का फिनेंशियल ईयर होता था वो 1 मई से लेके 30th या 31 जो भी अप्रैल का आता है उस तक होता था। अब क्या होता था कि एक साल के 8 महीने होते थे, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 8 महीने बनते थे एक फिनेंशियल ईयर के। अगला साल शुरू होता था तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के एंड पे आपका फिनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता था। तो इस पैराग्राफ में सप्लीमेंट्री शायद रूल्स आया है या नहीं, ये पुराना एक मैनुअल में जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या बात लिखी कि आपने साल के पिछले साल के 8 महीनों के एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ये जो करंट ईयर चल रहा होगा उसके 4 महीनों के, जो अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल तक के जो 4 महीने वो अलग से आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर बताने होते हैं। तो इसलिए ये 8 महीने और 4 महीनों का सेगमेंट किया गया। बाद में ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और जो हमारा फिनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का बना दिया गया, ताकि दोनों सालों में आधा पीरियड हो और प्रॉपरली एस्टिमेट किया जा सके। 5वें नंबर पे द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर एंड, तो जो आपका एक तो करंट जो आपका ईयर चल रहा होता है उसमें आपने एस्टिमेट भेजना होता है। इसके अलावा कुछ आपका उसका पीरियड गुजरता है तो आपको बाद में पता चलता है कि आपके एक्सपेंडिचर कुछ और अराइज हो गए अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से, तो वो आपने फिर अपना जो है एस्टिमेट को रिवाइज़ करते हैं, तो वो आपने अपने मौजूदा साल का रिवाइज एस्टिमेट भी भेजना होता है। 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे है द बजट एस्टिमेट्स फॉर द एनसुइंग ईयर। तो आने वाले साल का जो है आपने एस्टिमेट भी भेजना होता है, यानी कि जो अभी आएगा। द एक्चुअल फॉर द पास्ट 3 ईयर्स विल बी फिल्ड इन बाय द अकाउंट ऑफिस। जो पिछले 3 साल का एक्चुअल है वो कौन फिल करेगा, अकाउंट ऑफिस। इन द फॉर्म सेंट आउट बाय देम टू द एस्टिमेटिंग अथॉरिटीज़। तो एस्टिमेटिंग जो अथॉरिटीज़ हैं उनको आपने उनके जो भेजे गए फॉर्म है उन पे भेजनी होती है डिटेल। द लेटर शुड फिल इन द एक्चुअल फॉर द लास्ट 8 months ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो अकाउंट ऑफिस है पिछले साल के जो 8 महीने गुजर गए उसके बारे में भी डिटेल बताएगा। एंड द फर्स्ट 4 months ऑफ द करंट ईयर। तो जो करंट ईयर जैसे अभी का चल रहा है 2019 का, अभी अप्रैल है, तो इस 4 महीनों का भी वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर भेजेंगे। एंड द रिवाइज्ड एस्टिमेट इन द रेलिवेंट कॉलम्स विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद दैम। अगर उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उसके हवाले से कंसीडर करते हुए वो अपना रिवाइज्ड एस्टिमेट भी करंट ईयर के लिए भेजेंगे। इसके बाद द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स लाइक पास्ट एक्चुअल्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जो आपके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं वो आपके पिछले जो 3 साल होते हैं एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो होता है, उसकी बेस में जो आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पिछले पीरियड के होते हैं। इन द प्रिपेयरिंग बजट एस्टिमेट द कॉलम रिवाइज्ड शुड देयरफॉर बी invariably filled in and great care should be taken in including or omitting comments that are likely to materialize और नॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने जो ये खाने फिल कर रहे होते हैं, जो आप अपने एस्टिमेट वगैरह लगा रहे होते हैं, जो पिछले 3 साल का एक्चुअल आने वाले साल की एस्टिमेट और करंट ईयर का एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट, इनको बड़े आप ध्यान से करेंगे और उनको कंसिडर करेंगे ट्रेंड वगैरह देखने के बाद। सेक्शन 70 है द मेकिंग ऑफ द रिवाइज्ड एस्टिमेट शुड ऑलवेज प्रीसीड एन एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर ईयर। बात यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो आप अपने मौजूदा साल का पहले जो एस्टिमेट भेजा, फिर उसके बाद आपको कुछ खर्चों का पता चला कि कुछ एडिशनल हो जाएंगे, तो आपने रिवाइज एस्टिमेट भेजा, तो रिवाइज एस्टिमेट वाला काम पहले करें उस काम से कि आप आने वाले फ्यूचर के 1 साल का एक एस्टिमेट भेजें। एस्टिमेट यानी कि फ्यूचर वाला एस्टिमेट पहले
फाइनल करने से पहले आपने करंट ईयर का रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर पहले बना लेना है, ताकि आपको पता चले कि रिवाइज की बेस पे आने वाले साल में आपने नए खर्चों को शामिल करना है या कि वो वंस थे। ए रिवाइज्ड एस्टिमेट शुड बी फ्रेम्ड इन द लाइट ऑफ द एक्चुअल फॉर द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द करंट ईयर। तो जो आपका रिवाइज होगा उसमें 4 जो मौजूदा महीने हैं उनको भी आप कंसिडर करेंगे, तो वही 6 महीने और 8 महीने और 4 महीने का मामला चल रहा है। द एक्चुअल फॉर द लास्ट 8 मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो जो पिछले साल के जो 8 महीने थे उनको भी आपने कंसिडर करना है। इसके अलावा द 12 मंथ एक्चुअल्स ऑफ द पास्ट 3 ईयर, जो पिछले 3 साल थे उनके 12 महीनों का भी आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना होता है। इसके अलावा ऑर्डर इशूड और प्रपोज टू बी इशूड रिगार्डिंग, अगर कोई नया ऑर्डर इशू हुआ है या कोई प्रपोजल है जिससे कोई ऑर्डर आ जाएगा, फिर आपने इसको क्या करना है, अप्रोप्रिएशन एंड री अप्रोप्रिएशन विद इन दी सैंक्शन ग्रांट। आपको जब एक ग्रांट मिलती है तो ग्रांट की जब अप्रूवल होती है तो वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लेस करती है फंड्स आपके उस हेड में, तो उसको क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन। और उस जो आपको फंड दे दिए जाते हैं उसको जब अप्रोप्रिएट कहते हैं, तो एक हेड में आपके पास पैसे ज़्यादा पड़े हैं, दूसरे में सारे ख़त्म हो गए, आप एक हेड से कुछ अमाउंट दूसरे जिसमें ख़त्म हो चुकी है वो डालते हैं, उसको क्या कहते हैं, री अप्रोप्रिएशन। तो ये कहाँ पे होता है, विद इन द सैंक्शन ग्रांट, जो आपके पास पहले ग्रांट आपको मिल चुकी थी उसके अंदर ही आप रह के ये काम करते हैं। इसके अलावा न्यू आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर सैंक्शन थ्रू सप्लीमेंट्री ग्रांट, अगर आपने कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट रेज की थी, टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट थी, एडिशनल सप्लीमेंट्री ग्रांट थी या टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट थी, उसमें कोई आपकी अप्रूवल हुई थी तो आपने उसको भी कंसीडर करना है। इसके अलावा सरेंडर ऑलरेडी मेड और लाइकली टू बी मेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने अगर फ़ंड लिए हुए थे लेकिन आपकी कंजम्पशन नहीं हुई और आप ये देख रहे हैं कि आपके ये फ़ंड बच जाएंगे, तो उसको आप 15 मई को सरेंडर करते हैं, तो वो सरेंडर जो किए हुए फंड्स हैं उनको भी आपने कंसीडर करना होता है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है, एनी अदर रेलिवेंट फैक्टर, अगर कोई और भी फैक्टर हो तो उसको भी आप कंसीडर करेंगे। और एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फ्राम द अकाउंटेंट जनरल इन कनेक्शन विद दीज एस्टिमेट शुड बी obtained फ्राम हिम सेपरेटली। अगर आपने अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उसको अलग जो है वो लेटर वगैरह लेके के अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये हमारे अभी तक चलेगा जो है अप्रोप्रिएशन, री अप्रोप्रिएशन और सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स में जितनी चीज़ें एज़ पर रूल्स दी गई हैं वो हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गई, इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि हमने बजट को पहले काफ़ी हद तक डिटेल में चीज़ें पढ़ी हुई थी और सेटलमेंट ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें इस लेक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक पे हमारे 6 से 7 लेक्चर बनेंगे छोटे छोटे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।